हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। गुड इवनिंग सभी लोग को। हेलो बच्चों, चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं। जो हम लोग 12th क्लास के बारे में जो जान रहे थे सॉल्यूशन के बारे में, उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मैं पहले हेडिंग लगा दूं कि हमें पढ़ना क्या है। चलिए तो हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। तो 12th में हम लोग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग सॉल्यूशन में एक मेन टॉपिक है, उसका नाम है नॉर्मलिटी। देखिए बढ़िया से, आज हम लोग नॉर्मलिटी के बारे में जानेंगे। इट इज डिनोटेड बाय एन। लेकिन अगर हम नॉर्मलिटी अगर डायरेक्टली पढ़ते हैं तो ये डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा। इसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले की जरूरत होती है, कुछ बेसिक फॉर्मूले की जरूरत होती है। अब वो चीज हम लोग के पास होना चाहिए। अगर वो चीज नहीं होगा तो नॉर्मलिटी हम लोग नहीं सीख सकते हैं। ये ब्रह्मा का सॉल्यूशन का एक टॉपिक है जिसको लेकर आज हम आए हैं, नॉर्मलिटी, नॉर्मलता। इसके लिए हमें तुल्यांकी भार की जरूरत होती है, इट मीन्स इक्विवेलेंट वेट की जरूरत होती है। तो हम चाह रहे हैं कि नॉर्मलिटी से पहले आपको इक्विवेलेंट वेट बता दे तो कैसा रहता। चलिए तो आज मैं इक्विवेलेंट वेट आपको बता देता हूं, यानी तुल्यांकी भार बता देता हूं। तुल्यांकी भार बता देता हूं, लेकिन कुछ उसमें आपको मदद हमको कीजिएगा। क्या क्या कुछ मदद करना है जो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले नॉर्मलिटी जानने से पहले हम आज इक्विवेलेंट वेट के बारे में जानते हैं। और इक्विवेलेंट वेट वही आदमी सीख पाएंगे जिनके पास एटॉमिक वेट पहले से अस्टोर है। अगर अस्टोर नहीं है तो दिक्कत हो गई। लेकिन हम आपको सपोर्ट दे दे के पढ़ाएंगे। कैसा सपोर्ट, ये देखिए कैसे सपोर्ट देते हैं आपको। हम मान लिया जाए कि कुछ भी आप नहीं जानते हैं, कम से कम सपोर्ट देंगे तो आगे बढ़िएगा। चलिए वही हम काम करते हैं। बचपन में हम लोग पढ़े थे कि ई फॉर एलिफेंट, यही सब पढ़ते रहते हैं। जैसे आपको कोई अचानक एकदम धर ले सके, सी फॉर थ्रो सके कैट, डी फॉर डॉग, ए फॉर एप्पल, तो ई फॉर एलिफेंट आदमी कह देता है, लेकिन ऐसा है। अगर आप ई फॉर एलिफेंट कह रहे हैं तो फिर वही बचपन वाला कहानी हो गई। कैसे कहानी होगी ये सुनिए। एक बार हमसे पूछा लोग कि कहाँ घर है, तो हम कहिए पोस्ट ऑफिस के सामने। तो फिर हमसे पूछा कि तो पोस्ट ऑफिस कहाँ है, हम कहिए कि हमारे घर के सामने। तो पूछा कि ये दोनों कहाँ है, हम कहिए कि दूसरे के आमने सामने। तो फिर वही वाला बात हो गया। ये सब नहीं करना है, जैसा संभल के रहिएगा। ई फॉर एलिफेंट नहीं, इक्विवेलेंट वेट होता है। कैसे सपोर्ट करेंगे ये देखिए आप। इसमें हम आपको 4 फार्मूला बताएंगे इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए, जिसमें से पहला फार्मूला देखिएगा। पहला फार्मूला हम लोग चल रहे हैं तत्व का तुल्यांकी भार। दम लिख देते हैं, तत्व का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार अंग्रेजी में कहता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट। अगर इसका तुल्यांकी भार निकालने के लिए आपको रहेगा तो आप ऊपर में लिखिएगा तत्व का परमाणु भार, परमाणु भार अब बटा तत्व का संयोजकता, संयोजकता। चलिए यानी वैलेंसी। इसी को नीचे जो भराता है ना इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए, इसी को एन फैक्टर भी कहते हैं। एन फैक्टर बहुत सारे चीज हो सकते हैं, जैसे आपको हो सकते हैं वैलेंसी। एन फैक्टर में आते हैं किसी अम्ल की क्षारीयता, एन फैक्टर में आते हैं किसी भस्म की अम्लीयता, बहुत सारे आते हैं एक्टिव मेटल की संख्या, नंबर ऑफ एक्टिव मेटल्स, ये एन फैक्टर के अंदर आते हैं। तो आपको हम बताते चलेंगे कि अगर तत्व रहेगा तो एन फैक्टर का वैल्यू संयोजकता होता है। हर इंसान के लिए अलग अलग हर चीज की वैल्यू होती है।
जैसे हमारे लिए साइकिल की वैल्यू बहुत है, आपके लिए मोटरसाइकिल और कार के लिए वैल्यू बहुत नगण्य है। तो हर चीज के लिए वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पर अगर तत्व की तुल्यांकी भार निकालने के लिए रहे तो संयोजकता एन फैक्टर होता है। चलिए मान के चलिए कि आप एन फैक्टर नहीं जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संयोजकता का तो नाम सुने ही होंगे, वैलेंसी के नाम सुने होंगे, हर आदमी जानता है भाई। अब हम क्वेश्चन चलते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन अब देखिए, कभी कभार कंपटीशन में भी क्वेश्चन दे देगा। देखिए हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन हम लिख देते हैं। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दे ऐसे, सोडियम का तुल्यांकी भार की गणना करें। देखिए तुल्यांकी भार की गणना करें, सुनिए बढ़िया से। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम मेटल। अगर आप बाहर में कहीं पढ़ते होंगे, इंग्लिश मीडियम पढ़ते होंगे, तो इसी क्वेश्चन को ऐसे लिखा जाता होगा, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम मेटल। और हिंदी में हम लोग ठहरे भैया हिंदी मीडियम, तो हम लोग के लिए तो फिर यही हो गया ना, सोडियम के तुल्यांकी भार की गणना करें। जिसकी तुल्यांकी भार निकालना है ना दोस्त, उसको कुछ नहीं करना है, तुल्यांकी भार को डिनोट करते हैं ई से। किससे? ई से। अब देखिए बढ़िया से, अगर आप ई लिख दिए का मतलब हो गया इक्विवेलेंट वेट। जिसका निकालना है ऐसे एने का निकालना है तो एने लिख दे। अब आपको हम सपोर्ट कर रहे हैं, जरा सा सपोर्ट समझिएगा। तत्व का परमाणु भार अगर स्टोर में 23 है तब ठीक है, स्टोर में 23 न है तो कम से कम जानने की तो कोशिश कीजिए कि सोडियम की परमाणु भार 23 होती है और सोडियम की संयोजकता 1 होती है, तो रिजल्टेंट बराबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन अब ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लिया जाए कि हम ऐसे लिख दिए E4 ऐसे पोटासियम, तो आप कैसे इसको सोल्व करेंगे बढ़िया से समझिए। मतलब ये हुआ कि पोटेशियम की इक्विवेलेंट वेट, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट ऑफ पोटेशियम मेटल। इट मींस पोटेशियम का तुल्यांकी भार की गणना करें। जैसे हम गणना करने की बातें आ गई तो हम आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो और अच्छी बातें हैं, जानने की मौका मिल गया। पोटासियम का जो परमाणु भार होता है शायद आप जानते होंगे, ये 39 यानी 39। और पोटासियम के जो संयोजकता होती है वह O1 होती है, तो जो रिजल्ट हमें मिला वह 39 मिली है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे आपको दे दिया क्वेश्चन AG, हमको लगा कोई पुकार रहा हमरा AG कह, घर में कोई कहता है ये जी तो घरे वाला फीलिंग आ जाता है कि लगता है कि पुकार रहे हैं। वही समझ रहे हैं ना आप लोग कौन से घर में आप लोग को भी पुकारा जा, अभी आप लोग को नहीं पुकारा जाता होगा, आपके पापा के गार्जियन अंकल के भैया हुआ के पुकारा जाता होगा ए जी तनी सुनिए। तो हमरा याद पड़ गया, लगता कोई पुकार रहे हैं ये जी कह के। हम उनको कहा कि ना अभी हमरा फुर्सत नहीं है, अभी हम नहीं आवेंगे जी, अभी आप ही बताइए ये जी का जी 108 जी, अब वैलेंसी जी O1, बोलिए रिजल्ट 100। मान लिया जाए आपको कैल्शियम दे दे, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम मेटल। आसान से निकाल सकते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक वेट परमाणु भार 40 और उसका वैलेंसी 2, रिजल्ट बराबर 20। जैसे आपको दे दे कि हमको एल्युमिनियम का चाहिए, एल्युमिनियम का निकाल सकते हैं 27/3। मतलब ये हुआ कि एल्युमिनियम की परमाणु भार 27 यानी 27 और इसकी जो वैलेंसी होती है वह 3, 9 या 27। हिसाब हमारा हो गया। अब हम ज्यादा के फेरा में नहीं, आपसे यही नर्म निवेदन है कि मैं हट रहा हूँ 1 सेकंड के लिए। आप जितना जल्दी स्क्रीनशॉट ले ले, मैं इसको मिटा दूंगा और आप स्क्रीनशॉट ले तो तुरंत उसको कॉपी में नोट कर ले कि आप स्क्रीनशॉट का लिए। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं कुछ नई चीजें बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे होंगे।
चलिए मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। चलिए, जब से लगी लगन तुमसे, चलिए वो बातें छोड़िए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। लगित रहेगा, कोई बड़का बात नहीं है, उम्र है ऐसा। चलिए आइए इधर आप। देखिए रटना कुछ नहीं है, अगर रटे तो कहानी खत्म। चलिए रटला तक कर बर्बादी कजरवा हो गई। ध्यान दीजिए इधर। मान लिया जाए कुछ आयन आपसे भेटा जाए, क्या भेटा जाए? आयन। जैसे मान लिया जाए कि आपको ऐसे दे दे कि ई Cl ऐसे माइनस दे दे, लेकिन इससे पहले रुक जाइए, कुछ और बता देते हैं। जैसे आप लोग को यहाँ पर कॉपर दे दे, क्या दे दे? कॉपर। तो कॉपर दे दे तो कॉपर का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 63.5। 63.5। लेकिन 10वां क्लास में एक बात और पढ़ना था कि कॉपर की वैलेंसी दो रगन के होता है, एक भी होता है और दो भी होता है। जो देहात के एकदम पक्का रहते हैं एकरा दो किस्म के कहते हैं। व्हाट इज किस्म? तो कोई किस्म नहीं होता है, वे दो प्रकार के होते हैं, एक भी होता है और दो भी होता है। अगर आप एक से भागा मार दिए तब रिजल्ट आ गया 63.5। लेकिन अगर आप भागा मारे दो से, किससे भागा मारे? दो से। चलिए दो से भागा मारिएगा तो ये आ जाएगा 63.5/2। अगर आप भागा लगाइएगा तो मिला जुला के शायद यही आ जाएगा। तो अगर एक से भागा मारे तो इतना 63.5, अगर दो से भागा मारते हैं तो 31.75। लेकिन सर कंफ्यूजन ये है ना सर कि भागा कब कितना से मारे, यही दिक्कत है। आप टेंशन न ले, ई टेंडर आपका नहीं है कि कितना से भागा मारना है। ई टेंडर क्वेश्चन सेटर कराता है, वो अपन एगो इंडिकेट लगैले रहता है कि भागा इतने से मारना है। अपन मन से आप भागा नहीं मार सकते। वो कैसे इंडिकेटर लगाता है ये देखिए। अगर आप रोड पर मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं तो ये ध्यान रखना पड़ता है कोई इंडिकेटर तो नहीं न दे रहा है। अगर आप किसी गाड़ी का इंडिकेटर नहीं देखते हैं, एक्सीलेटर ऐठले हैं, जाई दे जहां तक जाई थे, तो तू तो जब तोर गाड़ियों जीतो। होश में रह के इंडिकेटर देख के चलाना है। अगर इंडिकेटर यहाँ ऐसे दिल है प्लस, तो समझिए कि एक गो प्लस माने एक से भागा। अगर दो गो प्लस, समझ गए, दो से भागा। शायद अगर आप सीखे होंगे तो अगला क्वेश्चन उड़ा दीजिएगा। जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ लोहा प्लस प्लस, दो गो प्लस देखते ही समझ गए होंगे, भागा समझ गलियो दो से लग दो। अब खाली हमरा ये जानना है कि लोहा के परमाणु भार कितना होता है। नहीं जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सीखी तो आए हैं, सीखिए, क्या फर्क पड़ता है। पहले से नहीं जानते थे कोई दिक्कत नहीं, जानते और अच्छी बात है। आपसे विद्वान कौन है? चलिए 56। आप बताइए तो रिजल्ट तो तुरंत मने मने कहिएगा 28 दूनी 56 करता होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब प्लस वाला आप सीख लिए। अगर किसी पर माइनस चार्ज रहेगा, मान लिया जाए कि माइनस वाला दे दे, जैसे देखिए यहाँ मान लिया जाए कि ऐसे दे दे, तो ये जो आवेश दिख रहे हैं ना, भागा उसी से मारना है। प्लस रहे तो एक से, माइनस रहे तो एक से। एक गो प्लस एक से भागा, 18 प्लस 18 से भागा, गधा प्लस गधा से भागा। एक गो माइनस एक से भागा, 50 माइनस 50 से भागा, घोड़ा। अब Cl 35.5 आई माइनस एक गो है, भागा एक से। बोलिए 35.5 के जा दिक्कत है, इहो बताइए। अब थोड़ा सा आगे चलते, मान लिया जाए कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ OH, पहले OA का देख लेते हैं।
ऐसे दे दे और ऐसे दे दे, तब आप समझ गए होंगे कि भागा 2 से ऑक्सीजन का भार 16 और रिजल्ट बराबर 8। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। अब प्रश्न उठता है कि मने मने आप सोचते हैं कि सर हम नहीं जानते हैं, तब क्या कर लीजिएगा? तो हम आपको बता के दाम लेंगे कि 16 होता है, आप कुछ कर लेंगे। ऑक्सीजन का 16 भागा 2 रिजल्ट बराबर 8। अब जैसे मान लिया जाए कि ई OH पर माइनस, तो अब एक तनी जोड़ के भागा, एगो माइनस ई तो पता चल रहा है कि भागा 1 से होगा, चलिए भागा 1 से। अब ऑक्सीजन के जोड़े था 16 आ हाइड्रोजन के जोड़े था 1, तनी हिसाब कीजिए तो 17/1 रिजल्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सीखो जरूर हो। जैसे मान लिया जाए दोस्त कि यहाँ पर NO3 पर माइनस है, ऐसा है, नाइट्रेट का निकालना है इक्विवेलेंट वेट, यानी कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रेट आयन। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रेट आयन। देखिए तुरंत निकाल देते हैं, एगो माइनस है भैया, भागा तो 1 कैसे पड़े। अब ये नाइट्रोजन है भैया, बताइए नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 है, ऑक्सीजन का 16 और गुना 3, तनी हिसाब कर लीजिए तो 16 प्लस 48 अब बटा 1 8 4 12 के 2 बाकी हाथ में 1 और 4 1 5 1 6 62/1। चलिए तो रिजल्ट बराबर हो गया 16। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम लिखते हैं SO4 पर माइनस माइनस, SO4 पर माइनस माइनस, अब हमें ई बताइए, जल्दी तेजी में बताइएगा, सल्फर का कितना 32, एक ऑक्सीजन 16 परमाणु द्रव्यमान और 4 गो के तो 16 चौका 24 अब भागा 2 से, 4 2 6 और 6 और 3 9 96/2। चलिए 48 दूनी 96 मिला जुला के 48 आया। अब आपसे यही उम्मीद है कि आप जितना जल्दी इसको स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद फिर बर्बादी का तजर्बा होगा। पहले तो स्क्रीनशॉट ले, जल्दी तेजी में ले भैया। खाली कैमरा वाला है, कैमरा करने लाएंगे। चलिए शायद स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसके आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए जल्दी, चलिए अब थोड़ा सा आगे, इक्विवेलेंट वेट को थोड़ा सा आगे ले चलिए। अब हम लोग को चलना है अम्ल का तुल्यांकी भार। अम्ल का तुल्यांकी भार, अम्ल का तुल्यांकी भार का फॉर्मूला होता है, पहले ऊपरे भरिएगा अम्ल का आणविक द्रव्यमान माने अनुभार, और नीचे दम शॉर्टकट में अगर चाहते हैं तब हाइड्रोजन आयन की संख्या, अगर शॉर्टकट में तुरंत रिजल्ट चाहते हैं तब, जैसे अगर आपको दे दे कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे? इक्विवेलेंट वेट E HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया बस। अब इसी का तुल्यांकी भार निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 और क्लोरीन का 35.5।
और इसको अगर हम तोड़े ना दोस्त, तो ये हमें मिलेगा H प्लस और Cl माइनस। इसको तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन आयन की संख्या 1 मिलेगा। इट मीन्स भागा पड़ेगा 1 से, तो जो हमें रिजल्टेंट आएगा 36.5/1, रिजल्ट आ गया 36.5। चलिए, ये हुआ पहला क्वेश्चन। दूसरा देखेंगे। मान लिया जाए कि आपको दे दे कि HI के तुल्यांकी भार की गणना करें, तो हाइड्रोजन की भार पहले देख लेते हैं। एक आयोडीन का 127, आप तोड़ेंगे तो एगो मिलेगा, यानी भागा 1 से 128/1, रिजल्ट बराबर 128। ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि तीसरा नंबर चलिए HNO3 नाइट्रिक एसिड के तुल्यांकी भार की गणना करें, यानी E4 तुल्यांकी भार। चलिए, तो हाइड्रोजन की भार 1 और नाइट्रोजन के भार 14 और 16 तिया 48। समझिएगा बढ़िया से, एक ऑक्सीजन के 16 और 3 गो ऑक्सीजन, तो 16 तिया 48। यहां अगर इसको तोड़ते हैं तो हाइड्रोजन आयन की संख्या है। जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा जोड़ जाड़ के, तो जोड़िए 8 और 4 12, 1 13 के 3 हासिल 1, 4 1 5 हासिलवा 1 6 और बटा 1। बोलिए रिजल्ट। शायद समझ गया हूं। 1 2 और ज्यादा नहीं, एक और कर लेते हैं। H2SO4 के तुल्यांकी भार की गणना करें। सुनिएगा बढ़िया से। पहले तो इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो 2 हाइड्रोजन 2 और सल्फर 32 और 16 चौका 64, 16 चौका 64। और हाइड्रोजन 2 है, अगर दोनों हाइड्रोजन टूटा तो 2 से भागा, और एक हाइड्रोजन टूटा तो 1 से भागा, यानी अगर 2 से टूटे तो जोड़ लेते हैं। 4 और 2 6 और 2 8 और 6 और 3 9 और बटा 2, रिजल्ट बराबर 49। लेकिन अगर एगो में टूटा, मान लिया जाए कि इसका जो रिएक्शन है इस प्रकार से है, H2SO4 अगर टूटता है तो 2H प्लस में टूटता है, SO4 माइनस में टूटता है, तब ये 49 आएगा। ध्यान में रखिएगा। लेकिन यही H2SO4 अगर इस कदर से टूटता है, कोई पूछे कि किस कदर से टूटता है, कहना के पोरे पोर टूटता है, का कहे कितना कहे, ऐसे टूटता है। ये देख रहे हैं ना, इसको आप लोग 10वां क्लास में किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण से एक बात याद आ गया, क्या बताएं हम किरण के बारे में, कहलो नहीं जा रहा है, छोड़िए हटाइए। H2SO4 2 है, तब एक का को तोड़ेंगे H प्लस और HSO4 माइनस। अगर इसका तुल्यांकी भार निकालने के लिए रहा तो निकाल देंगे कि H2SO4 अगर 1 में टूटा है तब, माने इस कंडीशन से टूटा है तब, तो 98 ऊपर आ जाएगा। अगर 1 मिला है तो भागा 1 से 98। अब देखिए एक राज की बात बताते हैं। तुल्यांकी भार जो आता है, कुछ कुछ कंपाउंड का अलग अलग आता है। जैसे H2SO4 का तुल्यांकी भार 2 किस्म के आया, मतलब 2 रंग के आया, मतलब 2 टाइप्स के आया, 2 प्रकार के आया। पहला 49 आया और दूसरा 98 आया। अगर इस कदर से टूटेगा 49 आएगा, अगर इस कदर से टूटेगा तो 98 होगा। आप किस कदर से तोड़े हैं, रिजल्ट उस पर निर्भर करता है। अब देखिए किस पर निर्भर करता है। पहले तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम थोड़ा चलते हैं भस्म के बारे में। ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन आयन की संख्या पर बगल में आप ऐसे लिख सकते थे, जो हमने नहीं लिखा आप लिख सकते थे। अम्ल की क्षारीयता, इसी को कहते हैं हाइड्रोजन आयन की संख्या।
आप ऐसे भी इसको लिख सकते थे। तो आप सबसे पहले काम स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट में इतना समय नहीं लगता है, शायद आप ले चुके होंगे। चलिए, तो समय बर्बाद ना करते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर। भस्म मतलब क्षार का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट ऑफ वेस्ट इज इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ वेस्ट। मतलब ये हुआ कि भस्म का तुल्यांकी भार, आणविक द्रव्यमान अब बटा OH आयन की संख्या। ये कमजोर आदमी के लिए है कि OH आयन की संख्या। अगर आप पढ़े लिखे हैं ना, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, चीज दोनों वही है। भस्म का अम्लीयता ऐसे भी लिख सकते थे। ये हम नहीं लिखेंगे ना, तो कुछ लोग इस पर भी कमेंट पास करते हैं कि ये वाला बात मास्टर लिखवे नहीं किया है, लिख दिए हैं लेकिन काम आपका एजेस हो जाएगा। काम से मतलब रखिए ना, फेर में कहला जा दे के हैं। आपका कोई काम चला दे तो उतने से मत रखिए, कर फेर में मत रखिए, काम से मतलब रखिए। फेरा में कहला है, देखिए आगे समझिए क्या मामला है। क्वेश्चन जैसे कोई कहे कि NaOH, देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बोलते हैं, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार की गणना करें। अब देखिए जो हम निकालने चले हैं उसको निकालते हैं। चलिए जरा बताएंगे दोस्त, हमको थोड़ा सा मदद करेंगे। बिना मदद के तो कोई आगे गया नहीं है और मैं भी नहीं जाऊंगा। आपका मदद हमें चाहिए और करना ही पड़ेगा आपको। और कहाँ करना है ये देखिए, यहाँ पर आपको कम से कम मुस्कुरा के बताना है कि सोडियम के रुपया के समान है। तो आप जरूर जानते हो कि सोडियम 23 रुपया के समान है। ऑक्सीजन के रुपया के समान है तो 16 रुपया के। अब हाइड्रोजन तो 1 रुपया के। ये रुपया ऊपरे हो गया, ऊपर का मामला रुपया है। चलिए ध्यान से समझिए। अब देखिए, अगर आप इसको गलती से तोड़ देते हैं तो सोडियम प्लस में और OH माइनस है। चलिए एक बार तोड़ ही लेते हैं। अगर इसको तोड़ते हैं तो Na प्लस में और OH माइनस में। तोड़े तो जरूर कुछ मिला होगा, एगो सोडियम आयन और एगो OH आयन। हमको यही तो देखना है कि कै गो मिला। एगो OH मिलेगा भागा 1 से, 50 को मिलेगा भागा 50 से। 2 गो मिलेगा भागा 2 से, नहीं मिलेगा भागे नहीं देंगे, भागा 1 से। देखिए अब ऊपरे जोड़िए के रुपया, तो 23 रुपया, 24 रुपया जोड़ 16 रुपया, कुल मिला के 40 रुपया भागा 1 रिजल्ट। मैं इसको थोड़ा देर के लिए हटा लेता हूँ। तोड़ल सामान है जो हम नहीं रखेंगे, जिन्हें तिने छिटाइत रहेगा। अगर से बढ़िया सामान के साइड कर देता। KOH कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटासियम हाइड्रोक्साइड। इट मीन्स पोटासियम हाइड्रोक्साइड के तुल्यांकी भार की गणना कैसे निकालेंगे। पोटेशियम के दाम 39 रुपया लिख दिए।
आप बनियौटी दुकान में जाते होंगे तो पक्का ऐसे लिखता है दलमोट इतना, बिस्कुट इतना, कड़ुआ तेल इतना, ईट इतना, उतना, इतना रुपया लगा। हई कुछ ना कम कर मावा, तोरे से रोज बार बार ले ही। तो आप जाते लेगा, ये सब नहीं बोलना है। कहिएगा कि नया है तो समझ ग्राहक पड़काना है, ये सब नहीं बोलना है कि रोज रोज लेते हैं। अगर किसी के सामने बोलिएगा ना तो दुकानदार समझ जाएगा कि लगता है पुराना है, जितना लूटना है लूट लो। बोलिएगा नया है पड़काइए, समझेगा नया है 5 रुपये कम कर दे। पोटासियम 39 रुपया, ऑक्सीजन का कीमत 16 रुपया, हाइड्रोजन 1 रुपया। यहाँ तोड़ेंगे तो OH की संख्या 1, ऊपरे जोड़िए 39 रुपया, 41 रुपया जोड़ 16 रुपया, 56 रुपया बटा 1, रिजल्ट 56। एक और AgOH, AG कोई बोलता है ना तो आपको हम पहला ही कहे थे, घरे वाला फीलिंग आ जाता है। क्या करें, होता है, आप लोग को भी होता होगा, छोड़िए वो सब बात। चीजें ऐसने हैं। AG के दाम 108 रुपया है, शायद जानते होंगे। ऑक्सीजन का दाम 16 रुपया है, मने मने मुस्कुरा रहे होंगे, कैसन मास्टर है। हाइड्रोजन का कीमत 1 रुपया है, दम अंदर तक दिमागवा तक घुसा दे रहा है। और इसमें OH आयन की संख्या है। जरा बताइए भाई साहब, तनी सा हर हिसाब बताइए। 108 रुपया और 16 रुपया, तो 8 और 10 18, 18 6 24 1 25, 100 हो गया। अब बाटा 1, रिजल्ट बराबर 100। अगर 1 रहेगा तो भागा 1 से, और संजोग बस अगर 2 देते तो भागा 2 से। कैसे? मान लिया जाए कि CaOH का होल ट्वाइस है, मान लिया जाए, अगर दिल्ली है तो क्या दिक्कत है। सबका दाम जोड़िए। कैल्शियम 40 रुपया। अब देखिए कैसे जोड़ना है। OH का होल ट्वाइस है, तो OH का होल ट्वाइस का मतलब होता है ऑक्सीजन 16 रुपया, हाइड्रोजन 1 रुपया। समझेगा बढ़िया से। ऑक्सीजन 16 रुपया, हाइड्रोजन 1 रुपया, तो 16 1 17 रुपया। आ 2 बार फिर से भैया, ऑक्सीजन 16 रुपया, 1 रुपया, 16 1 17 रुपया, आ 2 बार तो 17 दूनी 34 रुपया। OH आयन अगर यहाँ टूटेगा तो 2 गो टूटेगा, इसलिए भागा 2 से। हिसाब मिला लीजिए, हिसाब में कोई लटर पटर नहीं। पूछिए क्या है। जिससे रखना है अच्छी प्रीति, उससे रखिए लेखा नीति। ये गुरु मंत्र बताया है। चाहे रिश्ता बाप बेटा के काहे न हो जाए, बाप बेटा के भी रिश्ता गड़बड़ा जाता है कब, जब लेखा नीति अच्छी नहीं होती है। बाबूजी के हिसाब में आप गड़बड़ सरबड़ कर देगा तो आपके ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। इसे लेखा नीति टूटन रखिए, हिसाब मिलाते रहिए कि कहीं मास्टर तो गड़बड़ नहीं कर रहा है। ये करो विश्वास नहीं तो नहीं, हिसाब मिलाइए। 40 30 70 4 74 बटा 2, 35 2 37 रुपया। ई देख लीजिए। मान लिया जाए कि संजोग से आपको दे दिया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट निकालना। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इट मीन्स एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार की गणना करें। देखिए कैसे निकालते हैं। एल्युमिनियम का दाम 27 रुपया, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, तो 16 1 18 की 19। मास्टर बुड़बक बनाता है। 16 1 18 हो भाई। देखिए मास्टरवे का नाम है भैया। आता तो आपसे हम नहीं पूछते, आपसे पूछ रहे हैं कि मतलब कहीं ना कहीं नहीं आता है।
तो कहीं ना कहीं नहीं आता है तो आप मदद जरूर कीजिएगा। बताइए, आप ही बता दीजिए। 16 एक कितना? 16 एक 17, 17 तिया कितना? 51। अब भागा बताइए। 1 2 3, 7 1 8, अब 5 2 7, अब बटा 3। ई वाला छोड़ देते हैं हम, जो छोड़ देते हैं आप धर लीजिएगा कितना होता है। ये आपका काम है। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। नॉर्मलिटी की ओर 2 मिनट में पहुंचने वाले हैं। बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। नॉर्मलिटी पहुंचने वाले हैं जल्दी, तेजी में। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया है तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला है ग्राम तुल्यांक की संख्या, तुल्यांक की संख्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल टू देल समान ऊपरे दिए गए द्रव्यमान ऊपरे और नीचे पदार्थ का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। इससे हदियाना उदियाना नहीं है, हम डील करेंगे। पहले इसी को थोड़ा सा अंग्रेजी में लिख दें तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मास ऑफ, डायरेक्टली लिखते हैं गिवन मास, गिवन मास वाई इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सबस्टांस ये हुआ आपका फार्मूला। अब इसी फार्मूला पर हम एक दो क्वेश्चन बनाएंगे। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे या आप भी क्वेश्चन बनाएंगे या जीवन में क्वेश्चन बनाए होंगे तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट जरूर आया होगा। बिना रिजल्ट के तो रहा नहीं होगा। और उसने एकदम बैल से नहीं आया होगा जब बनाइबे नहीं किया होगा। अगर वो बनाएगा तो रिजल्ट पक्का आने है, चाहे वो कुछ आ जाए, 1 2 अगरू बगरू कुछ आने है। इस फार्मूला से जो रिजल्ट आएगा ना, चाहे 1 आवे चाहे 1000 आवे, जो रिजल्ट आ जाए, अगर उस रिजल्ट को 1 लीटर में घरे जाके घोर दीजिएगा ना तो उसी को नॉर्मलिटी कहते हैं। परीक्षा में ऐसे नहीं लिखना है कि सर जी के दिए गए फार्मूले से जो रिजल्ट आता है उकरा ले जाके घर 1 लीटर में घोल देते हैं तो उसे नॉर्मलिटी कहते हैं। ऐसे नहीं लिखिएगा। ये तो आप समझ नहीं गए कि जो रिजल्ट आया उसको 1 लीटर में घोरेंगे उसको नॉर्मलिटी कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं, सामान्यता कहते हैं। ऐसा नहीं है। पहले तो रिजल्ट तो आवे दीजिए। चलिए हम 1 2 रिजल्ट लाते हैं। चलिए देखिए क्या रिजल्टेंट आता है। ठीक है, चलिए मान लिया जाए कि हमारे पास से क्वेश्चन आया है 8 ग्राम NaOH, 8 छोड़िए 10 है, 10 ग्राम NaOH,
10 ग्राम NaOH में ग्राम तुल्यांक की संख्या, तुल्यांक की संख्या ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है। अब इसी को अंग्रेजी मीडियम वाले, CBSE वाले, इसको CBSE वाला को ऐसे लिख देंगे ना तो कहे ओ माय गॉड, हिंदी में लिखा है रे बाप। उसको पता है क्या चाहिए? कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ 100 तो नहीं है, 10 ग्राम ऑफ NaOH। उसको ऐसे चाहिए। अगर ऐसे लिख देंगे तो ओ माय गॉड, हिंदी में लिखा है रे बाप। बड़ा परेशानी है CBSE वाला के साथ। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाते कैसे। निकालना है ग्राम तुल्यांक की संख्या। फार्मूला हाजिर है, ग्राम तुल्यांक की संख्या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल टू गिवन मास, दिया गया द्रव्यमान ऊपर 10 और नीचे NaOH के तुल्यांकी भार। तब तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं? सोडियम का 23 और ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन 1, आप भागा मारते हैं 1 से, तो नीचे जोड़िएगा तो 40, आई वाला एक बार ऊपरे चल जाएगा, तो जो रिजल्टेड आएगा वो 10 गुना 1/40। इट मीन्स ई हो गया कि 1/4। कैसे? था ऐसे। कोई पूछे कैसे? ऐसे। अब देखिए ई जो आया, ये जो यूनिट है, कोई पूछे कि 1/4 कोची, तो आप कहिएगा कि ऊपरे हले ग्राम तो रह गए ग्राम और नीचे इक्विवेलेंट, तो इसका जो यूनिट आया ग्राम प्रति इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये जो रिजल्टेंट आया, अगर इसको हम या ग्राम तुल्यांक, इसको छोड़ दीजिए आप तत्काल, यहां ऐसे इसको छोड़िए आप तत्काल ऐसे। अभी इतना ही समझिए कि ये जो रिजल्टेंट आया 1/4 जो आया, अगर इसको हम 1 लीटर में घोलते हैं तो इसी को सामान्यता या नॉर्मलता कहते हैं। यानी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांक की संख्या को ही हम नॉर्मलिटी कहते हैं। अगर मान लिया जाए कि 1 लीटर सॉल्यूशन है, थोड़ा दिल्ली के लिए मान लेते हैं, और उसमें ग्राम तुल्यांक की संख्या 1/2 यानी 0.5 है, तो इस बिलियन की नॉर्मलिटी क्या होगी? अगर वो क्वेश्चन में 1 लीटर कहा है तो आंसर वो अपने बोल रहे हैं 0.5। लेकिन हाँ, अगर वो आधा लीटर कर दे, ग्राम तुल्यांक की संख्या अगर आधा कर दे, तो आप भी अधिया दीजिएगा, आधा को अधियाइएगा तो 1/4 हो जाएगा, मतलब उसका आंसर 0.25 हो जाएगा। जैसे अगर 1 लीटर में 4 ग्राम तुल्यांक की संख्या है तो उसका नॉर्मलिटी बराबर 4। समझेगा बढ़िया से? 1 लीटर सॉल्यूशन में ग्राम तुल्यांक की संख्या अगर 4 है तो नॉर्मलिटी बराबर 4। लेकिन कोई कहे कि यही 4 को आधा लीटर में फेंट देंगे तो कहे कि इनहू आधा हो जाएगा, तब नॉर्मलिटी बराबर 2। अगर वो 250 मिलीलीटर कह दे तो कहना कि नॉर्मलिटी बराबर 1। कंप्लीट। अब देखिए ग्राम तुल्यांक की संख्या आता कितना है, वो जितना आएगा रिजल्टेंट वही आएगा। अब हम लोग नॉर्मलिटी की ओर आ गए, यानी प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांक की संख्या को ही नॉर्मलिटी यानी नॉर्मलता, सामान्यता कहा जाता है, और नॉर्मलिटी को n द्वारा सूचित किया जाता है। हम लोग ऐसा नहीं है कि नॉर्मलिटी का डिफिनेशन नहीं चलेंगे, हम लोग डिफिनेशन चलेंगे, लेकिन आज नहीं। हम चाह रहे हैं कि आज यहीं पर समाप्त होगी कर दे इसको। 9 बजने वाला है, यानी टाइम ओवर हो चुका है। वहाँ वो इंतजारों कर रहे होंगे, हम इन्हें लगल हैं
रात के समय है, ठीक बात ना है, हमरा जाय दीजिए। तब तक हमको बाय कहिए, गुड बाय कहिए, शुभ रात्रि कहिए, जो कहना है कहिए। फिर हम लोग मिलते हैं कल सुबह एक नए वीडियो के साथ, यानी नॉर्मलिटी के साथ। और कल हम लोग हेनरी के नियम चलेंगे। हेनरी के नियम में कैसे किसी को मूर्ख बनाया जाता है। हेनरी बताया था कि पब्लिक को कैसे मूर्ख बनाया जाता है, और मैं तुम्हें सिखाता हूँ। वही नियम हम लोग को पढ़ना है। आपको मन में लगता हुआ कि सर हेनरी के नियम जान जाएंगे तो मार्केट में मूर्ख नहीं बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं। इतनी अच्छे से मूर्ख बनाता है ना कि आप चाह के कुछ नहीं कर पाइएगा। आप सब कुछ सच्चाई जानते रहिएगा, फिर भी कुछ नहीं कर पाइएगा। जैसे आज आप अच्छी तरह जान रहे हैं, सब सच्चाई से आप परिचित हैं, फिर भी आप कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं। आप तो ये लाइन जरूर सुने होंगे कि शिक्षा की नाव को डुबाया जा रहा है और रैलियों में लोगों को बुलाया जा रहा है। ये आप अच्छी तरह जान रहे हैं, ये हम लोग न कह रहे हैं। लेकिन सुनिए, जो हमारे बिहार के जो राजा हैं, उनके पास ढेर IAS IPS बैठा रहते हैं। उनके सलाहकार सचिव जिसको कहते हैं, वो IAS नौकरी जो करता है ना ढेर दिन से, उसी को सचिव बनाया जाता है। वो समझाता है, चाचा फिर पढ़ी था लैकन, तो चाचा कहते हैं जे होम सेक्रेटरी का ऑर्डर कर, स्कूल बंद करवा तो पहले। आज ये विरोध में आबो सिपाही के कहले रहा, खाली लाठी से मारते। जेने देखो झोला कापी किताब, सिपाही के कहले रहा पहले मार। इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि कापी किताब ढोने वालों को सिपाहियों से पिटवाया जाता था। ये हमारे देश के और राज्य के राजाओं का काम है वर्तमान में। और उनके सलाहकार को देखिए, उनको सलाह देते रहते हैं, चाचा हो तो चाचा, हाँ बोल भतीजा, कि लइकन पढ़े जाई थे तो का करके, तो स्कूल बंद करवाओ, कोचिंग बंद करवाओ। अगर बंद ना करवाइएगा चाचा तो सत्ता पलट दे, तो क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि एक शिक्षित समाज ही कैसरों का कुर्सी उलट देता है। अनपढ़ को क्या पता, बेचारा को पेट भर मिल जाए उतने में खुश रहता है, ज्यादा से मतलब बेचारा नहीं रखता है। तो हमारे चाचा नीतीश चाचा, समझ ही रहे हैं कौन चाचा की हम बात कर रहे हैं, जे दिमाग में सेट कर लिए हैं, नहीं पढ़ेगा नहीं आगे बढ़ेगा तो हमारे कैसे कुर्सी उल्टेगा। तोरा से झंडा टंगवाएंगे, जब हमारे इलेक्शन आएंगे तोरा अनपढ़ रखेंगे, तोरा बस एक वो कामे देंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद इलाहाबाद जहानाबाद करते रहो, तुम पढ़े तोरा न देंगे। परीक्षाएं होगी, पढ़ाई ठेंगा होगी, पढ़े नहीं देंगे। झोला लेके गया तो लाठी से पिटवाएंगे पुलिस से, पढ़े चल जाएगा। देखते हैं कैसे पढ़े जाता है। जय हिंद। आगे अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, ठीक है, बाय। लड़का